हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस मेडिको मुशर्रफ चैनल में। और आप देख रहे हैं मेडिको मुशर्रफ चैनल पर क्लास 9 के साइंस का पहला चैप्टर, जिस चैप्टर का नाम है हमारे आसपास पदार्थ। क्या? हमारे आसपास के पदार्थ। और इस चैप्टर के लेक्चर नंबर 2 होने वाला है दोस्त, हमारे आसपास के पदार्थ। इससे पिछला लेक्चर में पदार्थ के बारे में जाने हैं। अगर आप लोगों में जो भी लेक्चर नंबर 1 नहीं देखे हैं तो सबसे पहले आप लोग लेक्चर नंबर 1 आप सबसे पहले लेक्चर नंबर 1 देख लें, उसके बाद ही लेक्चर नंबर 2 देखेंगे। लेक्चर नंबर 1 जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, लेक्चर नंबर 1 को पहले देख ले, उसके बाद लेक्चर नंबर 2 देखेंगे ताकि समझने में आसानी हो। एक कंसेप्ट के साथ आगे बढ़ रहे हैं। और अगर आप हमारे इस वीडियो पर पहली बार आए, इस चैनल में पहली बार आए हैं, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपके पास हमारे सभी क्लास सबसे पहले पहुँचे। और आपसे यह रिक्वेस्ट है कि अगर आप देख रहे हैं हमारे वीडियो को, क्लास देख रहे हैं, तो ये पीडीएफ पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। किसको? टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ और कमेंट पिन भी कर दिया हूँ। क्या? कमेंट पिन में भी है टेलीग्राम का लिंक और डिस्क्रिप्शन में भी है, जहां से आप लोग इस पीडीएफ को पा सकते हैं। तो शुरू करते हैं दोस्तों। आज का हमारा ये सेकंड लेक्चर होने वाला है क्लास 9 के पहला चैप्टर का। किसका? क्लास 9 के पहला चैप्टर का ये सेकंड लेक्चर होने वाला है, जिस चैप्टर का नाम है हमारे आसपास के पदार्थ। और हम लोग आज इस चैप्टर में पढ़ेंगे पदार्थ के कणों का अभिलाक्षणिक गुण। क्या? पदार्थ के कणों का अभिलाक्षणिक गुण, जो कि एनसीईआरटी में ये दिया हुआ है। शुरू करते हैं दोस्तों। उससे पहले कि आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट में बताइएगा कि कैसे लग रहा है वीडियो और कैसे लगा है वीडियो। और कहीं भी डाउट आएगा तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। तो पदार्थ का अदृश्य सत्य, मतलब जो हम लोग पदार्थ के अंदर नहीं देखने गए हैं, नहीं दिखाई देता है बाहर से, उस सब के बारे में जानेंगे, उसकी सच्चाई जानेंगे। हमारे पास क्या? हमारे पास आसपास के पदार्थ और उनके 4 मूलभूत नियम हैं। एक सूक्ष्म दृष्टिकोण की में देखेंगे हम लोग। जो हम देखते हैं पदार्थ में, क्या? जो हम देखते हैं वो पूरा सच नहीं है। क्या कहा? जो हम देखते हैं वो पूरा सच नहीं है। हम पदार्थ को एक ठोस अखंड रूप में देखते हैं। क्या? पदार्थ को हम ठोस अखंड रूप में देखते हैं, लेकिन विज्ञान के सूक्ष्म लेंस से देखने पर हर पदार्थ अनगिनत छोटे कणों से बना है। क्या? हम जो ठोस पदार्थ देखते हैं वो एक सॉलिड अखंड रूप में देखते हैं, लेकिन उसको विज्ञान की नज़र से देखेंगे तो अनगिनत छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। उनका आकार बहुत छोटा होता है, साइज बहुत छोटा होता है। उन पदार्थों के बीच में रिक्त स्थान होता है और वो पदार्थ में गतिज ऊर्जा होती है और पदार्थों में गुण होता है आकर्षण का। पदार्थों में आकर्षण का गुण होता है। इन सभी के बारे में अभी एक एक करके जानेंगे और सीखेंगे। यहाँ पर एक ये समराइज के फॉर्म में बताया गया कि इस लेक्चर में ये सब जानेंगे कि आकार कैसा होता है, रिक्त स्थान, गति, आकर्षण। इससे पहले लेक्चर में भी रिक्त स्थान के बारे में बताए हैं, पानी के एग्जाम्पल को देते हुए। और यहाँ भी एक यही बताएंगे, फिर आकार के बारे में, गति की ऊर्जा और आकर्षण के भी बारे में बताएंगे। तो आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखते चलिएगा और कंसेप्ट को एकदम ध्यान से देखिएगा ताकि कहीं भी डाउट ना रहे और
डाउट और कंसेप्ट क्लियर होता चले। तो आगे चलते हैं, एक छोटा सा प्रयोग करते हैं, एक छोटा सा प्रयोग करते हैं। क्या दोस्त, एक छोटा सा प्रयोग करते हैं। पोटेशियम परमैंगनेट के 2 से 3 क्रिस्टल, पोटेशियम परमैंगनेट के 2 से 3 क्रिस्टल। क्रिस्टल क्या होता है दोस्त? क्रिस्टल क्या होता है? हम लोग जानेंगे कि क्रिस्टल क्या होता है। क्रिस्टल वो चीज़ है जब किसी पदार्थ के छोटे छोटे कण एक फिक्स पैटर्न में, क्या एक फिक्स पैटर्न में जुड़े होते, एक अच्छे तरीके से एक फिक्स पैटर्न में बार बार एक जैसे तरीके से जुड़े होते हैं, उसे क्रिस्टल कहते हैं। क्रिस्टल किसे क्या होता है? जब किसी पदार्थ के छोटे छोटे कण एक फिक्स पैटर्न में बार बार एक जैसे तरीका से जुड़े होते हैं तो उसे क्रिस्टल कहते हैं। जैसे आप लोग नमक को देखिएगा, चीनी को भी देखिएगा, वो सब एक क्रिस्टल का रूप है। और उस क्रिस्टल में जितने भी कण है, एक चीनी का दाना लीजिए, वो एक क्रिस्टल है। उस चीनी के दाने में जितने भी कण है सब एक बराबर एक फिक्स पैटर्न में वहाँ पर बैठे हुए हैं, उसको क्रिस्टल कहते हैं। तो हम लोगों ने क्रिस्टल के बारे में जान लिए कि क्रिस्टल क्या होता है। अब इस क्रिस्टल को यहाँ पर पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल लिए, जो कि पोटेशियम, मैग्नीज और ऑक्सीजन के यौगिक है, पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4, जिसका फॉर्मूला होता है। तो 100 ml वाले बीकर में पानी लेते हैं, 100 ml वाले बीकर में पानी लेते हैं और उसको एक क्रिस्टल को लेते हैं पोटेशियम परमैंगनेट के और डालते हैं यहाँ पर डालने के बाद इस पानी का रंग बदल गया। पोटेशियम परमैंगनेट यहाँ पर देखिए गुलाबी हो गया। उसके बाद इसी से जो सबसे फर्स्ट में डाले थे, अब इसी से 10 ml इसमें, इस सफ़ेद पानी में, फिर मतलब जो नॉर्मल पानी है 100 ml का, फिर इसमें डाल देते हैं 10 ml। और उसके बाद फिर इसमें डालते हैं 10 ml। उसी तरह फिर इसे उठाते 10 ml, इसमें डालते हैं 10 ml। उसी तरह 5 से 8 बार तक डाइल्यूट, मतलब तनुकृत का मतलब यहाँ डाइल्यूट मतलब पतला करते जाते हैं। यहाँ गाढ़ा है, इससे पतला, इससे पतला, इससे पतला, इससे पतला। तनुकृत मतलब डाइल्यूट मतलब पतला होता है, तनु मतलब पतला होता है, तो हल्का होता है। तो 5 से 8 बार इसी तरह करते जाएंगे तो घोल का रंग हल्का होता जाएगा, लेकिन रंगीन ही नजर आएगा। यह ज़्यादा रंगीन दिख रहा है या उससे कम दिख रहा है, यहाँ भी रंगीन दिख रहा है, भले ही हल्का दिख रहा है लेकिन रंगीन दिख रहा है। ये बात इसलिए बताई जा रही है दोस्त कि पदार्थ के कण एक क्रिस्टल यहाँ पर दिए तो इसका कण कितना छोटा है कि यहाँ से कई बार करने पर भी उसका रंग दिखने लगा, उसका कण दिखते ही रहता है। क्यों? क्योंकि पदार्थ का कण इतना छोटा होता है कि हमें उसके कण को देख भी नहीं पाएंगे, उतना छोटा होता है। तो यह है 5 से 8 बार तनुकृत करने पर घोल का रंग हल्का होता जाता है, फिर भी पानी का रंग रंगीन ही नजर आता है। यही प्रयोग अगर हम लोग डेटॉल से करेंगे और बार बार एक बर्तन में डेटॉल देंगे या यहीं पर एक बार डेटॉल देंगे, मानकर चलो 2 ml डेटॉल दिए, तो इसका गंध डेटॉल का आएगा। फिर इसी से उठा के पानी इसमें देंगे, फिर इसका भी गंध डेटॉल जैसा हो जाएगा। तो यह पानी मिलाने पर भी उसकी महक बनी रहेगी। यहाँ जैसे लिखा गया है कि यही प्रयोग 2 ml डेटॉल के साथ भी किया जा सकता है। लगातार पानी मिलाने पर भी उसकी महक बनी रहती है। किसका? डेटॉल का। तो हम लोग सोच सकते हैं कि पदार्थ के कण कितने छोटे हैं, बार बार इधर से उधर करने पर भी उसके गुण दिखते रहते हैं। इससे पहले लेक्चर में हम लोगों ने
देखा कि पदार्थ के क्या होता है, पदार्थ के क्या गुण होते हैं। यहाँ पर भी पदार्थ के गुण ही बताया जा रहा है। यह भी पदार्थ के गुण है कि पदार्थ बहुत ही छोटे होते हैं। आगे है नियम नंबर 1। नियम नंबर 1 क्या है दोस्त, कि कणों का आकार हमारी कल्पना से भी छोटा है। हम जितना सोच सकते हैं उससे भी छोटा है क्या, पदार्थ का आकार, कणों का आकार। जैसे कि पोटेशियम परमैंगनेट के केवल एक छोटे से क्रिस्टल, पोटेशियम परमैंगनेट के केवल एक छोटे से क्रिस्टल से पानी की बहुत अधिक मात्रा, हजारों लीटर की मात्रा भी रंगीन हो जाती है। अगर हजारों लीटर की टंकी में हजारों लीटर में भी छोटे से क्रिस्टल देते हैं तो उसमें भी ये रंगीन हो जाएगा। तो एक क्रिस्टल में लाखों सूक्ष्म कण होंगे। जैसे कि मैंने समझाया कि क्रिस्टल क्या होती है। एक चीनी ले लिए, एक चीनी का दाना वहाँ देखिएगा, वो एक फिक्स साइज में रहते हैं सब, और एक फिक्स पैटर्न में रहते हैं, और उसमें बहुत सारे कणों से वो मिला हुआ बना हुआ होता है। लाखों सूक्ष्म कण होते हैं उसमें, जिसे क्रिस्टल कहते हैं। ये कण छोटे छोटे भागों में विभाजित होते रहते हैं। मतलब जैसे कि इस पोटेशियम परमैंगनेट को वहाँ पानी में डाला तो रंगीन हुआ, फिर दूसरा पानी में डाला, फिर दूसरा पानी में, तो ये कण छोटे छोटे भागों में विभाजित होते रहते हैं। अंततः एक ऐसी स्थिति आती है, लास्ट में एक ऐसी स्थिति आती है जब इन्हें और विभाजित नहीं किया जा सकता है, और इन्हें विभाजित नहीं किया जा सकता है, वैसी भी स्थिति आती है। यहाँ तक जान गए कि पदार्थ के कण कितने छोटे होते हैं। आशा करता हूँ कि यहाँ तक आप लोग समझ गए हैं कि पदार्थ के कण हमारी कल्पना से भी छोटे होते हैं, हमारी सोच से भी छोटे होते हैं। अब गायब होती चीनी का रहस्य, इसका प्रयोग हम लोगों ने पिछले लेक्चर में देखा था। इसके बारे में हम लोगों ने पिछले लेक्चर में देखा था कि गायब होते चीनी का रहस्य क्या है, नमक का रहस्य क्या है। फिर भी इसमें भी हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पदार्थ के गुणों के बारे में ही चर्चा हो रही है। जब हम नमक, चीनी या नींबू पानी बनाते हैं तो पानी में पूरी तरह घुल जाते हैं। जिस तरह यहाँ पर लेबल लगा हुआ है 100 ml में, यहाँ चीनी डालने से पहले और चीनी डालने के बाद भी लेबल एक ही रहता है। तो इससे हमें क्या पता चलता है। लेकिन अगर पानी में चीनी जुड़ गई है तो पानी का स्तर ऊपर क्यों नहीं आया, चीनी कहाँ गई। तो इससे हम लोगों ने कल पता लगाया था कि पानी यानी कि पदार्थों के बीच रिक्त स्थान होता है। क्या, पदार्थों यानी कि रिक्त स्थान होता है उनके बीच में। तो नियम नंबर 2 है यही कहता है कि पदार्थों के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। पदार्थों के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। इसके कहने का मतलब है, जिस तरह पत्थर के बीच खाली जगह में रेत जमा हो जाती है, यह एग्जाम्पल दिखा रहा है। जिस तरह पत्थरों के बीच खाली जगह में रेत समा जाती है, उसी तरह एक पदार्थ के कण दूसरे पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थानों में समावेशित हो जाती है। यही कारण है कि पानी में चीनी घोलने पर भी पानी का आयतन नहीं बढ़ता। यही कारण है, क्योंकि पदार्थों के बीच रिक्त स्थान होता है। यहाँ तक आप लोग कल ही समझ चुके थे, आज इसको इतना ही समझाता हूँ कि पदार्थों के बीच रिक्त स्थान होता है। आगे है नियम नंबर 3। नियम नंबर 3 है निरंतर गति और तापमान का प्रभाव। नियम नंबर 3 क्या कहता है कि निरंतर गति और तापमान का प्रभाव। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, मतलब हमेशा वो गति में रहना चाहते हैं, अर्थात उनमें गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी होती है। मतलब तापमान बढ़ता है, यहाँ पर पदार्थ के कण है, यहाँ भी गति में है, लेकिन तापमान जैसे बढ़ता है तो गतिज ऊर्जा उसमें बढ़ती है, तो कणों की गतिज ऊर्जा भी बढ़ जाती है, कणों की गति तेज हो जाती है।
आप लोग ये नोटिस कीजिएगा कि जब आप लोग घर में खाना पकाते हैं, चावल बनाते हैं, तो उससे पहले आप लोग वहाँ बर्तन में जब पानी देते हैं, ठंडा पानी देते हैं, उस टाइम नोटिस कीजिएगा। और जब गर्म हो रही होती है पानी, तब नोटिस कीजिएगा कि ठंडा पानी में गति नहीं होती है। और जब गर्म जैसे जैसे होता है तो पानी उबलता है। क्यों उबलता है? उसमें हीट जा रहा है, उसमें गर्माहट जा रही है, तो उसकी कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ती जा रही है। यहाँ पर यही समझाया जा रहा है कि कणों में गतिज ऊर्जा होती है और उसमें जितना तापमान बढ़ता है उसकी गतिज ऊर्जा उतनी बढ़ जाती है। तो अब विसरण क्या है? विसरण के बारे में जानेंगे कि दो विभिन्न पदार्थों के कणों को स्वतः मिलना विसरण कहलाता है। मतलब दो कोई भी पदार्थ मिलता है, अपने आप मिल जाता है, तो उसे विसरण कहते हैं, डिफ्यूजन कहते हैं। आगे हैं, जल की सतह को काटना असंभव किए हैं। जो जल है उसको काटना क्यों असंभव है? जल की सतह को काटना असंभव क्यों है? एक थाली में जल लेकर उसे उंगली से काटने का प्रयास करें। क्या आप लोग एक थाली में पानी लीजिए और उसको काटने का प्रयास कीजिए, क्या जल कटती है? नहीं कटती है। क्यों नहीं कटती है? क्योंकि जल एक दूसरे को आकर्षित कर रही होती है, तो कटने नहीं देती है। तो यहाँ बताया गया कि उंगली के गुजरते ही जल के कण तुरंत वापस जुड़ जाते हैं। यह साबित करता है कि कण स्वतंत्र नहीं है, वे एक अदृश्य बल, वे एक अदृश्य जिसे हम लोग नहीं, दृश्य मतलब देखने वाला, अदृश्य जिसे नहीं देख सकते, अदृश्य बल द्वारा एक साथ बंधे हुए हैं। ये अदृश्य बल द्वारा एक साथ बंधे हुए, इसलिए हमेशा साथ रहना चाहते हैं, इसीलिए पानी को नहीं काटा जा सकता। और यहाँ थाली वाला एग्जाम्पल है। और आप लोग एक जगह नोटिस कीजिएगा, आप लोग देखिएगा कि जब हम लोग नल खोलते हैं, पानी वहाँ से गिर रही होती, तो हाँ उंगली को ऐसे कीजिएगा, जहाँ पानी गिर रही है वहाँ उंगली को रखिएगा, जैसे पानी टकराएगा उंगली में और नीचे आएगा तो वो भी मिल जाती है। क्यों? क्योंकि वह एक अदृश्य बलों द्वारा बंधा हुआ होता है, इसीलिए। तो यह पदार्थ के यह भी एक गुण है कि पदार्थ एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। आकर्षित मतलब वह एक दूसरे को खींचते हैं, पदार्थ खींचते हैं, ये बंधे हुए होते हैं। और अलग अलग पदार्थों में इस बंधन की क्षमता अलग अलग होती है। यहाँ तक आशा करता हूँ कि समझ गए होंगे। अगर थोड़े से भी आप लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल लग रहा है, ये क्लास हेल्पफुल लग रहा है और समझ में आ रही हो, तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। और चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और कमेंट में बताइएगा कि वीडियो कैसे लग रही है। और अगर यहाँ तक आप लोगों को कहीं भी डाउट रहा हो तो वो भी कमेंट में जरूर बताइए। आशा करता हूँ कि यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गई होगी। आगे चलते हैं कि आकर्षण के स्तर मानव श्रृंखलन का रूपक। आकर्षण का स्तर में मिशनी नर्तकों की तरह कसकर पकड़ना, ये क्लास 9 के एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है, उसका एग्जाम्पल है। और यहाँ पर केवल हाथ पकड़कर श्रृंखला बनाना और एक केवल उंगली के सिरे को छूकर श्रृंखला बनाना, तो इसमें सबसे ज़्यादा मजबूत पकड़ किसकी होगी, यह पूछा जा रहा है। यदि हम प्रत्येक विद्यार्थी को पदार्थ का एक कण माने तो किस समूह को तोड़ना सबसे आसान होगा? यहाँ पर कहना क्या चाहता है? कहना यह चाहता है कि यह भी एक पदार्थ है, ये एक पदार्थ है, ये एक पदार्थ है, हाँ, यह कण है, यह भी कण है, यह भी कण है। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा बंधन, सबसे ज़्यादा आकर्षण बल किसमें होगा? जैसे कि यहाँ पर कस कर पकड़ा हुआ तो सबसे मजबूत होगा, तो यह आकर्षण बल सबसे ज़्यादा होगा। और केवल हाथ को पकड़ कर रखा है तो इसमें मीडियम होगा, इससे ज़्यादा होगा ये और इससे कम होगा। सबसे ज़्यादा
पकड़, सबसे ज़्यादा आकर्षण इसमें, उसके बाद इसमें, उसके बाद इसमें, क्योंकि इसमें सिर्फ उंगली को टच किया हुआ, इसमें हाथ पकड़ा हुआ और इसमें कस कर पकड़ा हुआ है। तो ये आकर्षण मतलब इस यहाँ पर यह समझाया गया है, यहाँ पर यह कहना चाहता है कि अलग अलग पदार्थों में आकर्षण बल अलग अलग होता है। क्या? अलग अलग पदार्थों में आकर्षण बल अलग अलग होता है। इसीलिए कोई पदार्थ ज़्यादा मजबूत तो कोई पदार्थ कमज़ोर होता है। किसी पदार्थ को तोड़ना आसान होता है तो किसी पदार्थ को तोड़ना मुश्किल होता है। जिस तरह कि पत्थर को लेते हैं, पत्थर को काटना बहुत मुश्किल होता है, मतलब पत्थर को तोड़ना बहुत मुश्किल होता है। वही एक हम लोग कोई जैसे कि मान कर चलिए कोई मिर्ची को तोड़ना क्यों आसान होता है? क्योंकि उनके कणों के बीच में आकर्षण बल, पत्थर के कणों के बीच में आकर्षण बल बहुत ज़्यादा होता है। और जो कि बताएं कि मिर्ची बोले, उस मिर्ची के कणों के बीच में आकर्षण बल पत्थर की तुलना में काफ़ी कम होता है। तो आगे चलते हैं। आशा करता हूँ ये आप समझ चुके हैं। तो इसी को जो मैं अभी बताया उसी को फिर से समझाया जा रहा है यहाँ पर कि नियम है आकर्षण बल का नैदानिक मैट्रिक्स है। यहाँ एक चार्ट बनाया गया है कि सबसे ज़्यादा किसका आकर्षण बल होगा। यहाँ आकर्षण बल का सामर्थ्य प्रत्येक पदार्थ में अलग अलग होता है। मतलब आकर्षण बल की क्षमता, सामर्थ्य मतलब होता है क्षमता। क्या? सामर्थ्य का मतलब होता है क्षमता। इस सामर्थ्य यहाँ लिखा हुआ जो देख रहे हैं इसका मतलब क्षमता होती है। प्रत्येक पदार्थ में आकर्षण बल की क्षमता अलग अलग होती है। जैसे लोहे की कील हथौड़ी से मारने पर हथौड़ी से मारने का प्रयास करते हैं। इस लोहे की कील को हम लोग हथौड़ी से मारेंगे तो नहीं टूटेगी। क्या? नहीं टूटेगी। ये इसका एग्जाम्पल जैसे मानव श्रृंखला रूप में देखे हम लोग कि जो कस कर पकड़े हुए थे मिस्मी नर्तक की तरह जो कस कर पकड़े हुए थे, यहाँ पर जिस तरह दिखाया गया यहाँ इसके बारे में बताया है। ये इसको उस कील से कंपेयर किया गया है कि उस कील को हथौड़े से मारने पर भी कुछ नहीं होता है। उसी प्रकार यहाँ पर इसको समझाया गया क्योंकि और आकर्षण बल इस लोहे की कील में बताया गया है कि सबसे मैक्सिमम है। उस एग्जाम्पल को लेते हुए यहाँ पर बताया है। आशा कर रहा हूँ कि आप लोग ये सब समझ रहे होंगे। अब रबड़ बैंड को लेते हैं, इसको खींचते हैं, हाथ से पकड़ना है। जिस प्रकार वहाँ पर बताया कि हाथ से पकड़ते हैं, पकड़े हुए वहाँ श्रृंखला है आदमियों की। हाँ, आदमियों का वहाँ पर हाथ से पकड़े हैं, उसका श्रृंखला है, तो उसके बीच में जो आकर्षण बल लग रहा है वो मीडियम है। यहाँ पर भी इसी प्रकार रबड़ बैंड के बीच में जो कणों के बीच में बल लग रहा है वो मीडियम है। और जो लोहे की कील है उस पर अधिकतम है, मैक्सिमम है। क्या? आकर्षण बल। इसलिए ज़्यादा मजबूत है, इससे कमज़ोर ये है। और इससे भी और कमज़ोर चौक का टुकड़ा। चौक के टुकड़े को तोड़ते हैं या काटते हैं तो तुरंत टूट जाती है। तो वहाँ पर जिस एग्जाम्पल को लिया गया कि एक उंगली को छूते हुए श्रृंखला बनाया, तो यहाँ पर सबसे कम आकर्षण बल लग रहा है। तो आप लोगों को शॉर्ट में ये बताना चाहता हूँ कि पदार्थ जितना मजबूत होता है, कि पदार्थ जितना कठोर होता है, पदार्थों के कणों के बीच आकर्षण बल उतना ही मजबूत होता है। जो पदार्थ कमजोर होता है, जो जल्दी टूट जाती है, उनके कणों के बीच आकर्षण बल कम होता है। आशा करता हूँ यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। आगे चलते हैं और पदार्थ के संपूर्ण चित्र को समझते हैं, एनाटॉमी को समझते हैं। अत्यंत सूक्ष्म होते हैं। अब ये एक समरी की तरह जितना हम लोगों ने पढ़ा अभी तक उनके बारे में बता रहे हैं कि पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म होते हैं। कण इतने छोटे हैं कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते। जिस तरह की पोटेशियम परमैंगनेट के प्रयोग से जाना, क्या? पोटेशियम परमैंगनेट के प्रयोग से हम लोगों ने जाना कि पदार्थ के कण इतने छोटे होते हैं कि हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते, क्योंकि बार बार अलग अलग पानी में उसका रंग भले ही हल्का होता गया लेकिन फिर भी रंगीन वो दिखता ही गया। उसके बाद पदार्थों के
रिक्त स्थान होता है, कणों के बीच पर्याप्त खाली जगह होती है जिसमें अन्य पदार्थ समा सकते हैं। यानी पदार्थों के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। यह सभी पदार्थ के गुणधर्म है। रिक्त स्थान होता है, पदार्थों के कणों के बीच रिक्त स्थान, पर्याप्त खाली जगह होती है जिसमें अन्य पदार्थ समा सकते हैं। अब निरंतर गति, पदार्थों के और एक गुण है निरंतर गति। उनमें गतिज ऊर्जा होती है। पदार्थों के कणों में गतिज ऊर्जा होती है। जब तापमान बढ़ती है पदार्थों में तो उसकी गतिज ऊर्जा भी बढ़ती है। हम लोगों ने जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में होती है वो एग्जाम्पल देते हुए समझाया। जैसे कि जब हम लोग बर्तन में पानी चढ़ाते गर्म होने के लिए, तो पानी जैसे जैसे गर्म होती है, उबलती है, तो उसकी गतिज ऊर्जा बढ़ती है, इसीलिए वो उबलती है। जब ठंडा होती है तो नहीं उबलती है, क्योंकि उनमें गतिज ऊर्जा ना के बराबर होती है। और जैसे जैसे गर्म होती है ऊर्जा जाती है, उसमें उष्मा जाती है, तो उनकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। आकर्षण बल, पदार्थों के कणों के बीच आकर्षण बल होती है। कण एक दूसरे को अदृश्य बलों, जिससे हम लोग नहीं देख सकते, उस तरह के बल से बांधे रखते हैं जिसका सामर्थ्य अलग अलग होता है। मतलब अलग अलग पदार्थों में आकर्षण बल अलग अलग होता है। ये 4 नियम तय करते हैं। क्या ये 4 नियम तय करते हैं, मिलकर तय करते हैं कि हमारे आसपास की दुनिया कैसे दिखती है और कैसे व्यवहार करती है। क्या कि हमारे आसपास की जो दुनिया है वो कैसे दिखती है और कैसे व्यवहार करती है। जिस प्रकार मैंने बताया कि शुरू में बताया, क्लास के स्टार्टिंग में बताया कि जिस प्रकार हम लोग एक पदार्थ को देख रहे हैं, वास्तव में वो वैसा नहीं है। उनके अंदरूनी गुण, उसके बहुत सारे अंदरूनी छोटे छोटे गुण, बहुत गुण होते हैं जिसे हम लोग माइक्रोस्कोपिक में देख सकते हैं। वैज्ञानिक की दुनिया में जाकर देखें तो बहुत सारे गुण होते हैं। आशा करता हूं कि आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। और अगर आप लोग वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए तो ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों को ज़रूर ये वीडियो शेयर कीजिएगा। और अभी तक आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए टेलीग्राम चैनल से, जिसका यहाँ पर QR कोड दे दिया हूँ। और वहाँ पर आप इस नोट को पा सकते हैं, वहाँ पर डाल दिया हूँ नोट को। आप लोग जाके वहाँ से नोट बनाइए, रिवीजन कीजिए और अपने दोस्तों को भी ये वीडियो शेयर कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। और फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अभी ये चैप्टर ख़त्म नहीं हुआ है और अभी 1 से 2 लेक्चर लगेंगे इस चैप्टर को ख़त्म होने के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।